तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टी। जब हम लोग लास्ट टर्म पे पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड्स। अब आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आर एक्स जो होता है एल्किल हैलाइड या मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स की। क्लियर है ना? तो इसमें मेनली आपके किस तरह के रिएक्शंस होते हैं उसको मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया पहले। ठीक है, कि जो हैलो एल्केन्स होते हैं उसमें ये जो डेरिवेटिव होते हैं मोनो डेरिवेटिव, उनमें पहली जो सबसे मेजर रिएक्शंस होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया। न्यूक्लियोफाइल इसमें सब्स्टिट्यूशन करता है, डिटेल में बात करेंगे अभी। दूसरा है बीटा विलोपन अक्रिया। और तीसरी जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज द रिएक्शन विथ मेटल, यानी धातुओं के साथ अक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये सभी रिएक्शन बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें बोर्ड्स में इसके भी रिएक्शंस आते हैं, इसके भी रिएक्शंस आते हैं। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये भी कुछ कम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? इन ओवरऑल ये टॉपिक जो होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन यही नहीं बच्चों, आगे प्रिपरेशन करोगे आप उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन इवन करोगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसे रिएक्शंस आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। क्लियर है? डिटेल स्टडी आपको करनी पड़ती है आगे चल के। ठीक, तो हम लोगों ने कहा आपसे कि एल्किल हैलाइड्स में जो मेनली रिएक्शंस होते हैं, ठीक, वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? वो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रियाएं, दूसरा बीटा विलोपन अक्रियाएं, और तीसरा धातुओं के साथ अक्रिया, जिसमें हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन विथ लिथियम मेटल। क्लियर है? उसके बाद हम लोग इसमें एक एक करके हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें दो रिएक्शन है, ठीक है, SN1 SN2। ठीक है, बीटा विलोपन पढ़ेंगे हम लोग। फिर ये तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं SN रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको बच्चों? SN मतलब वो SN हम लोग नीचे से पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, और S फॉर सब्स्टिट्यूशन, SN रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि डेफिनेशन क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। यानी कहीं भी ऐसे प्रतिस्थापन अक्रियाएं जिसमें प्रतिस्थापन का कार्य जो होता है, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन का जो कार्य होता है, ठीक है, वो किससे हो? न्यूक्लियोफाइल से हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों, तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। न्यूक्लियोफाइल ठीक, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो आपके पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं, उनको पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज से इनको अट्रैक्शन होता है बच्चों। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पेसीज होती हैं, इन्हीं को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रतिस्थापन का कार्य, मैंने न्यूक्लियोफाइल को हम लोग NU से दिखाते हैं जनरली। ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रतिस्थापन का कार्य जो हो, अगर वो न्यूक्लियोफाइल से हो, ठीक है, ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हो। ऐसा प्रतिस्थापन अक्रियाएं जिसमें प्रतिस्थापन का कार्य न्यूक्लियोफाइल से हो रहा हो तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक स्पेशल खास बात ये होती है कि एक स्पेशल इसमें ये चीज़ होता है कि जैसा स्पेसीज, ठीक है, अटैक करता है वैसा स्पेसीज रिएक्शन से बाहर भी निकलता है। ठीक है, ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे अगर NU नेगेटिव आपका अटैक कर रहा है, इसकी बॉन्ड पोलर होता है, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दैट इज पोलर इन
नेचर। ये पोलर होता है तो इसको तो स्पेस मिल गया ना टैग करने के लिए यहाँ से, ठीक है। तो इसको तो यही चाहिए, मैंने बोला ना कि पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तो अटैक करेगा नहीं, कहाँ करेगा, पॉजिटिव सेंटर के पास में। क्लियर बच्चों। तो जब ये इस पर अटैक करेगा, क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी है और ये आपका परमानेंट होता है, ठीक है बच्चों, ये परमानेंट इफेक्ट है, ठीक, ये परमानेंट इफेक्ट होता है क्योंकि आई इफेक्ट है इसमें, माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो दिखता है थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर अटैक करके वहाँ पे जुड़ने का प्रयास करता है। क्लियर बच्चों। तो इसी प्रोसेस में इनके बीच में रिएक्शन होता है और नया कंपाउंड क्रिएट होता है, ठीक है। तो सिंपली आप डिफाइन करना चाहते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो सिंपली ऐसे डिफाइन करना, ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें प्रतिस्थापन का कार्य न्यूक्लियोफाइल से होता है, नाभिक स्नेही से होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर बच्चों। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो मेनली आपके दो तरह के होते हैं बच्चों, ठीक है, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन बच्चों, एक होता है SN1 रिएक्शन और एक होता है SN2 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन क्या होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या है, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों। यानी एकाणुक, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले को एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक, और दूसरे कहते हैं हम लोग द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यहाँ से पढ़िए, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, 1 है ना, तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है। तो हम लोग जो नंबर होते हैं वहां से हम लोग पढ़ते हैं इनको, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके मतलब डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। तो पहला हम लोग बात करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। SN1 रिएक्शन आज का टॉपिक हमको इसी में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना आसान टॉपिक नहीं है बच्चों जितना हमको लगता है, इसलिए बहुत इत्मीनान से ध्यान से देखिए ताकि आपको ये समझ में आए। क्लियर है। तो इसको डिफाइन हम लोग ऐसे करते हैं, वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में RDS, में एक अभिकारक सम्मिलित होता है, SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहलाता है। क्लियर बच्चों। those type of substitution reaction are called as SN1 reaction, in which the rate determined step contains only one reactant species, called as the SN1 रिएक्शन। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जो होते हैं उनको कहते हैं SN1 रिएक्शन, जिसमें जो RDS होता है, जो उस रिएक्शन का जो ये बहुत ही मैटर करता है बच्चों, जिसे कहते हैं हम लोग रेट डिटरमाइन स्टेप। सब कुछ इसी खेल है। इस स्टेप में अगर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा तो उसे क्या हम SN1 रिएक्शन, अगर इस स्टेप में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे तो उसे कहते हैं हम लोग SN2 रिएक्शन। क्लियर बच्चों। तो अब हम लोग बात करेंगे उसका एग्जाम्पल लेके कि कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम SN1 की बात करते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों, तो SN1 रिएक्शन को थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो दैट इज अ टर्शियरी हैलाइड
टर्शियरी हैलाइड, थर्ड डिग्री हैलाइड कहेंगे। क्यों कहेंगे बच्चों? क्योंकि इसमें जो हैलोजन है वो थर्ड डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, इस वजह से जब इसकी क्रिया जो होती है वो NaO से कराते हैं एक्वस मीडियम में, हाईली डाइल्यूट मीडियम होता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ NaOH होती है इसमें, ठीक, एक्सेस ऑफ NaOH होती है। तो जब इसके साथ में कराते हैं तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल। थर्ड डिग्री हैलाइड है तो अल्कोहल भी क्या बनेगा? थर्ड डिग्री बनेगा, तो अल्कोहल बनता है बच्चों। और बनता है सोडियम का हैलाइड, NaX बनता है बच्चों। तो पाया ये गया है कि जब ये एक्सेस में होता है, डाइल्यूट होता है, तो ये रिएक्शन जो होती है वो SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म को फॉलो करती है बच्चों, ठीक है। इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो SN1 है। और बहुत सारे केस मिलेंगे बच्चों। अभी हम बात करेंगे कि SN1 रिएक्शन को कैसे आप पहचान सकते हो, क्या फीचर्स होते हैं इसके, ठीक है। क्योंकि बच्चों जेई में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, जेई में, नीट्स में, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं बच्चों। तो इस वजह से हम थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर समझने का प्रयास करेंगे। मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों। जो SN1 रिएक्शंस होते हैं आपके, ठीक है, वो SN1 रिएक्शन आर टू स्टेप प्रोसेस होता है। ये टू स्टेप प्रोसेस होता है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है बच्चों? स्टेप फर्स्ट में इसमें क्या होता है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन आर पॉजिटिव टाइप का स्पेसीज बनता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, आर पॉजिटिव को हम लोग कहते हैं कार्बोकेटायन। इस तरह का स्पेसीज बनता है बच्चों कार्बोकेटायन। क्लियर है? तो देखिए, तो पहले इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जब NaOH टूटेगा तो हम लोग जानते हैं कि NaOH जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। तो जैसे इसको पानी मिलेगा बच्चों, ये तुरंत टूट जाएगा किसमें? सोडियम और OH नेगेटिव में, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए हमको, न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही, हमने बोला कि नाभिक स्नेही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज को ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा जनरेट हो गया, तो यही अटैक करना है, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर होता है। मैंने बताया बच्चों ना कि ये जो CX बॉन्ड होता है ये पोलर होता है, ठीक है। तो ये आपका अटैक करना चाहिए, ठीक है ना, वही जुड़ना चाहिए। तो लेकिन देखिए बच्चों कि ये जो आपका स्पेसीज हैलाइड है, ठीक है, इसके पास में स्टीयरिक हिंड्रेंस जो है, यहाँ पे देखिए क्राउडेशन। अभी मान लीजिए तो एल्किल मैंने लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने ये दिखाया हुआ है कि R में भी इक्वल भी हो सकते हैं, तो सभी आपस में, ठीक है बच्चों, ठीक, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई किसी से डिफरेंट हो सकता है, समझ रहे हो बच्चों ना। ये डिफरेंट भी हो सकती है दूसरे के सिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है। और सब आप जानते हो कि सबसे स्मॉलेस्ट जो R होता है, ठीक है, वो क्या होता है? मेथिल होता है बच्चों। क्या होता है? CH3। और वो भी जानते हो बॉन्डिंग कैसी होती है उसमें, ऐसे। क्लियर बच्चों? तो ये जो आपका देख रहे हो ये CX बॉन्ड, ये पोलर तो है यहाँ पे, ठीक है। तो पोलर तो है, बॉन्ड पोलर है, मैंने बताया CX बॉन्ड पोलर होता है। लेकिन आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करने की यहाँ जगह मिलेगी बच्चों। यहाँ देखिए आगे से, तो ये X जो लिविंग ग्रुप आपका कहलाता है, जो निकलने वाला ग्रुप होता है उसे कहते हैं लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप निकल रहा है और इधर से आपके एल्किल समूह लगे हैं, तो ये कार्बन जो होता है वो हाईली क्राउडेड होता है, मतलब चारों तरफ से ढका होता है, ठीक है। तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये, इसको अटैक करने के लिए जगह नहीं मिलता है बच्चों, ठीक है। तो जब जगह नहीं मिलता है तो ये वेट करता है कि ये निकल जाए। जब ये निकल जाएगा तब ये इसके पास में इस सेंटर पे अटैक करता है बच्चों। क्लियर है? तो देखिए, यानी इस स्टेप में क्या होगा? इस स्टेप में होगा फॉर्मेशन कार्बोकेटायन का। क्लियर है बच्चों? इस स्टेप में आपका, सॉरी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये, ठीक, ये निकल गया बच्चों, आपका X निकल गया, ठीक। अब ये जो कार्बन है आपका, ये आपका मान लीजिए R ट्रिपल डैश हो जाएगा, R डबल डैश हो जाए, ये R डैश हो जाए, ठीक है बच्चों। अब देखो कि आपने सुना होगा कि जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है,
ठीक है, वह कार्बन जो होता है आपका sp2 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एल्केन से मिला हुआ है, हेलो एल्केन से मिला हुआ है, तो ये कार्बन sp2, तो ये ग्रुप प्लेनर है और ये इसका जो वैकेंट p है, ठीक है, जो खाली है, समझ रहे हो ना, तो इसको वैकेंट p बोलते हैं बच्चों। ठीक, तो अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये आपका कैसा कार्बन है, 3rd डिग्री आपका कार्बोकेटायन है। और आपको पता है कि 3rd डिग्री जो कार्बोकेटायंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका रिएक्शन यूनिट बना हुआ है इसमें 3rd डिग्री, ये स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो 3rd डिग्री जो होता है वो सबसे अधिक स्टेबल होता है। ठीक है, उससे कम 2nd डिग्री, सबसे कम आपका 1st डिग्री, उससे कम आपका मेथिल कार्बोकेटायन, याद है ना आपको। ठीक, तो यानी ये 3rd डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। ठीक, आप बताओ बच्चों कि ये जो स्टेप है ये स्लो होगा कि फास्ट होगा, बोलिए आप। ये जो स्टेप है आपका ये स्लो होगा कि फास्ट होगा, तो ये स्टेप बच्चों आपका स्लो होगा। अब पूछो क्यों स्लो होगा बच्चों। ठीक, देखिए एक तो सॉल्वेंट आपका पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये कंपाउंड होता है, भले पोलर होता है लेकिन पानी में घुलता नहीं है आपका। ठीक है, तो ये जो ब्रेकिंग होगी इस रिएक्स बॉन्ड की, ये बहुत स्लो होगी। और किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वही उस रिएक्शन का RDS होता है, रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। ठीक है ना, ये स्टेप बच्चों बहुत ही फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा बच्चों, क्योंकि आपका NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे ही पानी में डालेंगे तुरंत सारे उसके जो आयंस होंगे, मतलब जो आयन देने वाला होगा ये, ठीक है, वो सारे आयन सेपरेट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये इसका RDS है। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, सेकेंड स्टेप में अब ये जो कार्बोकेटायन बना हुआ है इसे पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबल तो होगा नहीं, बिकॉज पता है आपको कि जो आपके कार्बोकेटायंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी जो होती है, उनकी जो लाइफ होती है, उनका जो T½ होता है, ठीक है, वो फ्रैक्शन सेकेंड का होता है। ठीक है, कुछ क्षण के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो रिएक्शन बनते हैं। क्लियर है ना, तो ये जैसे ही बनेगा तो अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब आपका जो R है, ठीक है, R ट्रिपल डैश डबल डैश हम लोग ऐसे मान लेते हैं। ठीक, तो अब मैंने बताया कि ये ऑर्बिटल वैकेंट है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो अब ये जो आपका आने वाला न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, ठीक है, ये आपका आगे से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। ठीक है बच्चों, और चाहे तो इधर से भी अटैक कर सकता है, समझ बच्चों। तो दोनों साइड से अटैक करने का ऑप्शन होता है इसके पास में। हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में लिया OH को। ठीक है, तो OH जब जुड़ जाएगा तो यहाँ पे देखिए दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन में R और S फॉर्म में, R एंड S फॉर्म में आपका अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर बच्चों, और ये बच्चों ये जो स्टेप होगा बहुत ही फास्ट होगा। फास्ट किस लिए होगा बच्चों, क्योंकि ये आयनिक रिएक्शन है। देखो ये आयन है, ये भी आयन है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो दो आयन के बीच में रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, बहुत ही कम टाइम में ये रिएक्शन पूरे होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कह सकते हो। उस टाइम में रिएक्शन जो होते हैं विद इन द सेकेंड, ठीक है, ये रिएक्शन पूरे हो जाते हैं और आपका बन जाएगा अल्कोहल। क्लियर बच्चों, तो ये RS फॉर्म में क्यों कह रहा बच्चे बनता है, क्योंकि मान लीजिए अटैक इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। क्लियर है ना, तो इसका ऐसा भी हो सकता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले जैसा ही रहे। ठीक है, अगर ये कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है, ठीक है, तो ये आपका D फॉर्म में भी बनेगा और L फॉर्म में भी बनेगा। जैसे आप DL पढ़ते हो ना, तो वैसे ये D फॉर्म में भी बन सकता है, L फॉर्म में, उसे मतलब D या L फॉर्म में ये बन सकता है, उसे कहते हो RS फॉर्म में बन सकता है। क्लियर बच्चों, समझ में आया। फिर आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर वीडियो को रिवर्स करके समझने का प्रयास करिए, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। देखो जो जब 3rd हाइड का रिएक्शन जो होता है कराया जाता है आपका NaOH से, और ये डाइल्यूट और एक्सेस में लोगे तो ये पाया गया है प्रैक्टिकली ये कि इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो SN1 को फॉलो करती है। SN1 का मतलब ये होता है कि उसके रेट डिटरमाइन स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, दो नहीं इन्वॉल्व होते। क्लियर है ना, तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो जो SN1 रिएक्शन होता है दैट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस,
मैं इसके फीचर्स बताऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि इसमें पहला स्टेप जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का, और सेकंड स्टेप होता है वो आयनिक रिएक्शन जैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकेटाइन आपस में अटैक करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप में आपका बना कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने वाला स्पेसीज है, इस रिएक्शन में बेस लिया मैंने, तो जो एक्सेस में है, तो जैसे ही पानी मिलेगा तुरंत ये स्पेसीज प्रोवाइड करेगा, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अटैक करने के लिए भाई इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज के पास में इस कार्बन के जगह चाहिए ना इसको, तो ये यहाँ पे जगह इसको नहीं है क्योंकि आगे से तो लिविंग ग्रुप निकल रहा है और ये सब ग्रुप इधर से अटैच हैं, तो कहीं से अटैक आपका पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इसको वेट करना पड़ता है ये जो लिविंग ग्रुप है इसके निकलने का, लिविंग ग्रुप के निकलने का। जब ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा फिर ये अटैक करता है। ठीक है, तो ये लिविंग ग्रुप पे निकलने का जो स्टेप होता है बच्चों, ये बहुत स्लो होता है क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है, एक तो पानी लिए हुए हो आप। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्टेप होता है बहुत स्लो होता है, और किसी भी रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करने वाला स्टेप होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कार्बन बन गया। अब ये स्टेबल है, थोड़ी कार्बन स्टेबल होता है। ठीक, अब ये लेकिन फिर भी इसकी जो टी हाफ होती है, आयु जो होती है बहुत कम होती है, तो तुरंत जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा बच्चों। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फीचर्स, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर नॉलेज। चलो बच्चों हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स और फैक्ट अबाउट SN1 रिएक्शन। बच्चों मैंने पहले कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस वजह से आपको ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस रिएक्शन के जो काइनेटिक्स होते हैं, ठीक है, द काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन का जो काइनेटिक्स होता है वो क्या मिलता है हम लोग को, ये हम लोग काइनेटिक्स हम लोग फर्स्ट पेपर के फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, जहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है हम लोग को। तो मतलब ये है कि इस रिएक्शन का काइनेटिक्स कैसे लिखते हैं हम, तो आप लोगों ने देखा कि इस रिएक्शन का जो रेट है ना, रेट वो क्या कर रहा है, आपका जो एल्किल हैलाइड है, ठीक है, एल्किल हैलाइड RX कहते हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के पावर 1 पे डिपेंड करता है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यानी कह सकते हो कि रेट इज इक्वल टू मिलता है के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX, ठीक है, पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, पावर 0। ठीक है, दैट्स वाई ऑर्डर जो होता है इस रिएक्शन का बच्चों, अगर ये रेट लॉ है, ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, देखिए रेट लॉ की जो कॉन्सेंट्रेशन पावर होती है बच्चों वही रिएक्शन का ऑर्डर होता है, तो 1 + 0 दैट विल बी 1। क्लियर बच्चों? तो जो थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगी आपको, लेकिन अगर थोड़ा सा अभी थोड़ा सर्वाइव करोगे ना तो आगे आपको दिक्कतें कम से कम होगी, समझ रहे हो ना, लेकिन अभी छूट जाएगा तो समझ लो खत्म। तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस अभी इतना जानो मैंने क्यों ऐसे लिखा बच्चों, इसलिए क्योंकि आप अभी देखा कि जो रिएक्शन का जो रेट था, ठीक है, वो आपका केवल आपका जो RX है, एल्किल हैलाइड उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, जो न्यूक्लियोफाइल था उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था। इस वजह से मैंने जो रेट का जो इक्वेशन लिखा, काइनेटिक्स का जो इक्वेशन लिखा उसमें ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, इसी वजह से ये रिएक्शन कहलाता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों? इसीलिए इसको हम लोग SN1 रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसका काइनेटिक्स जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का होता है। क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ये फॉलो करता है। क्लियर है? चलिए, सेकेंड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस रिएक्शन के बारे में, SN1 रिएक्शन के बारे में, कि इस रिएक्शन में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है ना। देखो, अगर एल्किल हैलाइड जब आपका रिएक्शन कर रहा हो किसी स्पेसिस के साथ में, और उसमें जितना अधिक स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा उसमें SN1 के चांसेस भी क्या होंगे, उतने अधिक होंगे। ठीक है, दैट मीन्स
more stable carbocation follows SN1 रिएक्शन। क्लियर बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें आपको एनसीईआरटी में आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे बच्चों। क्लियर है ना? इस वजह से ये जो पॉइंट है वो बहुत, यानी जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, ठीक है, SN1 दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, ठीक है, SN1 के चांसेस क्या होंगे, उतने ही अधिक होंगे। ठीक है, यानी सबसे अधिक जो चांसेस होते हैं SN1 के, वो किस में होते हैं? थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन में, उसके बाद सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन में, उसके बाद फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन में, और सबसे कम चांसेस होते हैं मेथिल कार्बोकेटायन में। क्लियर बच्चों? CH3। समझ रहे हो? अगर आपका बेंजीलिक या एलिलिक सिस्टम है बच्चों, अगर आपके पास में बेंजीलिक कार्बोकेटायन है, बेंजीलिक कार्बोकेटायन है, या एलिलिक कार्बोकेटायन है, एलिलिक कार्बोकेटायन है, तो उनमें SN1 रिएक्शन के चांसेस थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन से भी अधिक होते हैं। याद रखिए बच्चों, अधिक होते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी अगर आपका इस तरह कार्बोकेटायन है आपका, ठीक है ना, तो दैट इज द बेंजीलिक। ठीक है बेटो, ये जो सिस्टम है ये आपका कहलाता है एलिलिक। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं, अगर ये कार्बोकेटायन है तो इनमें SN1 रिएक्शन के चांसेस जो होंगे ये इनसे भी अधिक होंगे बच्चों। क्लियर है ना? समझ रहे हो? क्यों? इसलिए क्योंकि ये दोनों आपके कर सकते हैं रेजोनेंस। क्या कर सकते हैं बच्चों? रेजोनेंस कर सकते हैं। ठीक है, और रेजोनेंस करेंगे तो जितना अधिक रेजोनेंस होगा स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो ये क्या होते हैं आपके रेजोनेंस की वजह से ये मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए इनमें SN1 के चांसेस जो होते हैं वो इनसे भी अधिक होते हैं। अगर बच्चों इसका थर्ड डिग्री है तो उसमें सबसे अधिक होगा, बिकॉज मान लीजिए एक रिंग की वजह से रेजोनेंस होगा, उसमें 2 रिंग आ गई तो उससे रेजोनेंस होगा, 3 रिंग आ जाए तो उससे रेजोनेंस होगा। क्लियर बच्चों ना? इस वजह से इस सिस्टम में सबसे फास्ट, यानी अगर ऑर्डर देखा जाए तो इस तरह के कार्बोकेटायन में, फेन का मतलब मैंने यहाँ बेंजीन रिंग दिया हुआ है, ठीक है, सबसे फास्ट इसमें SN1 रिएक्शन, उसके बाद इसमें उसके बाद बच्चों PHCH2 में, ठीक है, इसके बाद आपके थर्ड डिग्री आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड डिग्री, उसके पहले ये आएगा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके बाद आएगा आपका थर्ड डिग्री, इसके बाद सेकेंड डिग्री, उसके बाद फर्स्ट डिग्री, और सबसे कम किस में होता है बच्चों? मेथिल। तो बच्चों ये आपका अभी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे बच्चों, SN1 रिएक्शन वाले, अगर आपको ये पता है। ठीक है बच्चों, ये सबसे अधिक क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि इसमें देखो अभी एक रिंग है तो रेजोनेंस करेगा उसकी वजह से, क्योंकि रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, रेजोनेंस करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसके पास 1 2 3 रिंग है तो रेजोनेंस संख्या इसे ट्रिपल होगी यहाँ पे। समझ रहे हो ना? तो इस वजह सबसे अधिक इसमें, क्योंकि ये थर्ड डिग्री वाला है, सेकेंड डिग्री वाला है, फर्स्ट डिग्री वाला है। उसके बाद ये सिस्टम जो है वो कौन सिस्टम है? एलिलिक सिस्टम है। एलिलिक सिस्टम है तो ये रेजोनेंस की वजह से इनमें फास्टर SN1 होंगे, या SN1 के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। उसके बाद थर्ड में, सेकेंड में, फिर फर्स्ट में सबसे कम आपका
मेथिल कार्बोकेटायन में। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा दूसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इसमें फोर्थ पॉइंट की। बच्चों अगर आप बात करते हो इसमें, मैंने कहा कि जितना अधिक स्टेबल होगा बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आपको होती है इसमें, तो आपको ये समझ में रेजोनेंस की जो फिनोमिना होती है बच्चों, ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मैं अलग से इसको रेजोनेंस को जीओसी में डिस्कस करूँगा। क्लियर बच्चों? तो इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा बस आपको पहचानिए और कौन सा है, कहाँ पे क्या केस देखने को मिल रहा है। थर्ड डिग्री है तो उसमें SN1 के चांसेस सबसे अधिक होंगे, फिर फर्स्ट सेकेंड डिग्री में, फिर फर्स्ट में। लेकिन अगर बेंजिलिक सिस्टम है तो बेंजिलिक में चूंकि रेजोनेंस हो सकता है, तो रेजोनेंस हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस वजह से वहाँ पे SN1 के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं अगले फीचर्स की, अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। तो जो SN1 रिएक्शन होते हैं, SN1 रिएक्शंस सामान्यतः पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होते हैं बच्चों। ठीक है, अब आपके मन में प्रॉब्लम आ रही होगी, सर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब ये होता है, पोलर जानते ही हो, जिसका नेट डाइपोल जो हो मॉलिक्यूल का नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो क्या होगा पोलर, जैसे मान लीजिए वाटर। ठीक है, ये बॉन्ड कैसा होता है? दैट बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है। प्रोटिक किस वजह से? प्रोटिक बच्चों वो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी रखता हो। तो आप जानते हो कि अगर हम जल के ऑटोप्रोटनेशन की बात करते हैं तो क्या देता है, ये हाइड्रोनियम आयन देता है और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ठीक है, तो वाटर इज एग्जांपल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर बच्चों, समझ रहे हो? तो जहाँ पे भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आते हैं बच्चों, मीडियम अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वहाँ पे SN1 रिएक्शन के चांसेस क्या होंगे बच्चों, ज़्यादा। क्लियर है ना? अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसमें हम लोग ये कहते हैं बच्चों कि जितने भी आपके SN1 रिएक्शंस होते हैं, तो SN1 रिएक्शन में अगर जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर वो सेंटर कायरल है, मतलब इसकी चारों वैलेंसी जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है बच्चों। 4 डिफरेंट ग्रुप से, मतलब मैंने कहा कि R नॉट इक्वल टू R डबल डैश, नॉट इक्वल टू R ट्रिपल डैश। ठीक है, एंड ये जो चौथी वैलेंसी होगी ये तो ऑलरेडी डिफरेंट होगी, डिफरेंट है भी, X है। ठीक है, तो बच्चों आप बताओ कि ये सेंटर काइल है, तो जब इसका प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन में जब प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो इस प्रोडक्ट के आर के बनने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि ये निकलने के बाद बनता है, ये तो इस तरह स्पेसिस बनता है बच्चों, समझ रहे हो ना? तो अगर इस तरह स्पेसिस बनता है बच्चों, तो मान लीजिए अगर न्यूक्लियोफाइल आपका आगे से अटैक करेगा, ठीक है, तब पीछे से अटैक करेगा, तब क्या होगा? तो इस केस में जो मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन वो चेंज हो भी सकता है। ठीक है, या हो सकता है क्या हो, अनचेंज रह जाए। समझ रहे हो ना? जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जो एटम्स जैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो व्यवस्था सेम रहती है, ये व्यवस्था सेम रहती है, लेकिन इसके जुड़ने की वजह से ये तीसरा आ गया ना, इसमें एक अलग सा इसमें ग्रुप आ रहा जुड़ रहा है, तो इसके वजह से हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन, जैसे छाता होता है बच्चों ना, तो छाता मान लीजिए ऐसे है, ठीक, तो पहले मान लीजिए ये आपका हैलोजन है, तो मान लीजिए यहाँ जुड़ा, ठीक है, समझ रहे हो, तो यहाँ निकल गया, यहीं आगे जुड़ गया है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ जुड़ रहा है, ये जुड़ा है, ठीक है, इसके निकलने की वजह से जो आने वाला ग्रुप हो जाए वो यहाँ ना जुड़ करके इसके पीछे जुड़ जाए बच्चों, ऐसे जुड़ जाए पीछे, तो क्या होगा, ये इस केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अनचेंज्ड है। ठीक है बच्चों,
और इस केस में कॉन्फ़िगरेशन अभी क्या हो रही है, चेंज हो रही है बच्चों। जैसे छाता होता है ना बच्चों, छाता छाता देखते हो, अगर मान लीजिए उसकी स्टिक खराब हो जाए तो आगे स्टिक निकाल दो, फिर दूसरी स्टिक लगा दो, तो जैसे उसका शेप है वैसा ही रहेगा, क्लियर है ना। लेकिन मान लीजिए हवा की वजह से, ठीक है, छाता देखो उल्टा हो जाता है, और उल्टा हो जाए तो छाते की डंडी होती है वो नीचे रह गई, ठीक है, और छाते का जो ऐसे ऐसा हो जाता है ना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, अगर ये चीज़ हो जाती है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे हो जाए, ठीक है, या ऐसे है, ऐसे हो जाए, तो इसे बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हो जाना बच्चों, ठीक है ना। आज के लिए टॉपिक बस इतना ही, दैट्स ऑल।